7 3 से Q25 तक, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो सवाल ये है कि आपने इसमें 3-4 चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 आपने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और वो जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है वो वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फाइंड करना है। नंबर 2 आपने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। और थर्डली आपने क्या फाइंड करना है, तीसरे नंबर पे आपने फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है कि उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो जी जब हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो फिर हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा। सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं कि हम फाइंड कर लेते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा। तो पॉइंट्स जब भी गिवन हो आपने बहुत सिंपल वे से सॉल्व करना है। इसको लिख लें 7i + 3j, फर्स्ट के साथ i लगाएं, दूसरे के साथ j लगाएं, और फिर q है ना 25, तो इसको क्या लिख लें माइनस, बल्कि इसको माइनस ना लिखें, हम पहले इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। पहला वेक्टर हमारे पास 7i और 3j बना है, और जो दूसरा वेक्टर है वो क्या बनेगा, दूसरा वेक्टर हमारे पास बनेगा, जी आप बताएं वेक्टर क्या बनेगा। दूसरा वेक्टर बनेगा 2i + 5j। तो पहले पॉइंट्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये देखें। जब भी हमें पॉइंट्स गिवन होंगे हमने कुछ भी नहीं करना, उनके साथ i j के लगा लेना है। तो ये हमारे पास अगर वेक्टर r1 था तो ये वेक्टर r2 है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा डेल्टा r, और वो किसके बराबर होता है r2 - r1। और r2 कितना है 2i + 5j, और r1 कितना है 7i + 3j। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ हमने ब्रैकेट यूज़ करनी होती है ताकि वो अंदर साइन चेंज करेगी। 2i + 5j - 7i - 3j। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, i वाले i में सॉल्व होंगे 2 - 7 - 5i, और j वाले j में सॉल्व होंगे 5 - 3 2j। तो ये तो आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर फॉर्म में हमने फाइंड करना था। इसको दोबारा देख लें, हमें पॉइंट दिए थे 7 3 और 2 5, तो 7 3 को 7i + 3j लिखा, 2 5 को 2i + 5j लिखा, और ये जो क्यू पॉइंट है ये उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, ये r2 ले लेंगे, और इस वाले को हम क्या ले लेंगे r1। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा 2i + 5j और 7i + 3j। तो इन दोनों को हमने माइनस करेंगे, r2 - r1 कर लेंगे। तो जब r2 - r1 करेंगे तो क्या होगा, माइनस लगाने के बाद इस वैल्यू के साथ हम क्या करते होते हैं नेगेटिव लगा देते होते हैं। जी नेक्स्ट देखें, फिर हमने क्या किया 2i + 5j -7, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया -5i + 2j। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया जो हमने फाइंड करना था वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करें। तो मैग्नीट्यूड लेना बहुत ही सिंपल है, मैग्नीट्यूड लेना आता है 5 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर लेंगे भी तो प्लस हो जाएगा, +2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो आंसर कितना आ जाएगा 25 + 4, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 29 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो दूसरे का हमारे पास जवाब क्या आ गया, पहले का जवाब क्या आया था -5i + 2j, और दूसरे का जवाब क्या आ गया 29 अंडर रूट। अब है डायरेक्शन उसकी क्या होगी, फाइनल डायरेक्शन किस प्लेन में होगी, एक i है और एक j है, -i है और j है। तो इसको अगर हम प्लेन की फॉर्म में पूछा जाए तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो xy प्लेन में होगी। और अगर हम ऐसे ड्रा करके देखें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में अगर ये क्वेश्चन गिवन होता तो फिर हम इसके कैसे बताते हैं, ये जो हमारे पास नॉर्थ होता है ये j होता है, और ये जो साउथ होता है ये -j होता है, और ईस्ट जो होता है ये +i होता है, और वेस्ट जो होता है ये -i होता है।
तो अगर हमारे पास अब देखें आई और जे है, तो माइनस आई है ना, तो नेगेटिव ये वाला एक्सिस इन्वॉल्व होगा, और 2j है तो ये वाला एक्सिस इन्वॉल्व होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बन रही है। तो इसको आप नॉर्थ वेस्ट भी कह सकते हैं, वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन कह सकते हैं। तो प्लेन हमें बताते हैं कि उनके एक्सिस बताएंगे कि इस प्लेन में हमारी डायरेक्शन जाएगी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ कि सर्कल में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, एक बॉडी है वो 8 किलोमीटर ईस्ट जाती है, 8 किलोमीटर जाती है टुवर्ड ईस्ट, और फिर 2 किलोमीटर नॉर्थ जाती है, 2 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ जाती है, फिर वो 6 किलोमीटर साउथ जाती है, और फाइनली फिर वो 2 किलोमीटर ईस्ट जाती है। अब सवाल ये है कि हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट को और उसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए वही तरीकाकार, आप सिंपल इसका प्लेन बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और वहाँ से आपको आइडिया क्या होगा? वहाँ से आइडिया ये होगा कि आपने नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के साथ आई लगाना है, जे लगाना है, के लगाना है। आई जे और माइनस आई माइनस जे कैसे लगाने हैं, इस चीज़ का आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा। तो 8 किलोमीटर ईस्ट है ना, तो मैं 8 के साथ क्या लगाऊंगा? 8 के साथ मैं लगाता हूँ, पहले मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, फिर हम लगाते हैं। 8 लिख लेते हैं, फिर 2 है, फिर 6 है, और फिर 2 है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैंने लिखी हैं। अब बात करते हैं कि हम इनके साथ आई जे के कैसे लगाएंगे। ईस्ट है ना, तो ईस्ट की वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? आई कैप और प्लस का। फिर 2 किलोमीटर के साथ नॉर्थ है, तो नॉर्थ के साथ क्या लगेगा? प्लस जे। फिर 6 के साथ क्या है? साउथ, तो साउथ के साथ क्या लगता है? माइनस जे, साउथ के साथ माइनस जे लगाएंगे। और फिर आगे 2 है, 2 के साथ ईस्ट है, तो ईस्ट के साथ फिर प्लस आई लगेगा। तो जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 8i प्लस 2j माइनस 6j और प्लस 2i। तो इन सब को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या जवाब आ रहा है जी? जवाब आ रहा है हमारे पास 8 माइनस 6 2i और प्लस 2j और तो जी फर्दर हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या बनेगा? 8i प्लस 2j
-6j + 2i। तो i वालों को i में ऐड करें, 8i और 2i कितना हो जाएगा, 8 और 2 10i। इस तरह j वालों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2j - 6j कितना आ जाएगा, -4j। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10i - 4j। तो ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मैग्नीट्यूड भी इसका निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड इसका कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 4 का स्क्वायर 24, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो 116 आ जाएगा। 116 अंडर रूट जब हम लेंगे तो 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10 होता है। और ये तकरीबन 10.17 आंसर आ जाता है इसका। मीटर में, किलोमीटर में ही आएगा क्योंकि सारे यूनिट किलोमीटर में थे। अब है सवाल कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन के लिए हम इसके फाइनल रिजल्ट को देख लेते हैं। 10i है और -4j है। तो i वाला जो होता है, i वाला कौन सा कंपोनेंट होता है, ईस्ट वाला, और -4j है तो साउथ वाला। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ईस्ट साउथ होगी या साउथ ईस्ट होगी। ईस्ट साउथ भी कह सकते हैं या फिर साउथ ईस्ट कह सकते हैं। तो ये है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अगर आपको ये सारे क्वेश्चन ईस्ट साउथ और नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में इस तरह दिए गए हों और साथ में एक वर्ड यूज़ किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड का, तो इसमें बच्चे गलती ये करते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड को वो जे कैप ले लेते हैं। जे कैप का मतलब उसे वो नॉर्थ समझ लेते हैं, जो कि गलत है। तो जब भी वर्टिकली अपवर्ड का जिक्र आएगा या वर्टिकली डाउनवर्ड का जिक्र आएगा तो वो जी एक्सिस की बात हो रही होती है, और जी एक्सिस के लिए हम उसके लिए के कैप यूज़ करेंगे, क्योंकि प्लेन के अंदर जो ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट प्लेन होता है इसके अंदर वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होता है जी एक्सिस। तो इस चीज़ को याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 2 किलोमीटर इसके साथ ये कहा जाता है कि 5 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्टिकली अपवर्ड को आपने नॉर्थ नहीं लेना, उसको जी एक्सिस की वजह से के कैप लेना है। तो फिर यहाँ पे के कैप भी आ जाता कोई, और के कैप की वजह से फिर हम उसे आगे फर्दर सॉल्व करते। तो आई होप आपको ये समझ आ गई है कि वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड का क्या मतलब है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 3 की। कंसेप्ट नंबर 3 के अंदर हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। अगर हम इसको वाइब्रेटरी मोशन के अंदर देखें, वाइब्रेटरी मोशन के बारे में भी सवाल आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि वाइब्रेटरी मोशन के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं कहता हूँ कि एक सर्कल है वो अपनी कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल करता है, या सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम की जगह पे हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, उसको जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, या एम्पलीट्यूड एक्स है, या कुछ भी एम्पलीट्यूड दिया जा सकता है। उसका एम्पलीट्यूड ए है और वो एक कंप्लीट वाइब्रेशन करता है। तो कंप्लीट वाइब्रेशन करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम अपनी मोशन को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर ही हम बता सकते हैं। कंप्लीट वाइब्रेशन में तो कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता कि हमें मोशन को कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन जब हाफ वाइब्रेशन होती है या क्वार्टर वाइब्रेशन होती है या 3/4 वाइब्रेशन होती है फिर मसला बनता है। तो पहले मैं इसको सिंपल रख के चीज़ों को आपको बताता हूँ कि एम्पलीट्यूड अगर हमें कहा जाए कि कंप्लीट वाइब्रेशन है तो बताएं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। कंप्लीट वाइब्रेशन में आपने क्या बताना है, 2 चीज़ें बतानी है, एक डिस्टेंस बताना है और एक डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि डिस्टेंस क्या होगा। कंप्लीट वाइब्रेशन है तो डिस्टेंस कितना होगा, एक एम्पलीट्यूड ए है ना, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि हॉरिजॉन्टल मास पोजीशन की अगर ये मीन पोजीशन है, मीन ओ, और इधर भी एक्सट्रीम है और दूसरी एक्सट्रीम इधर है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसे ए डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, और फिर ए, और फिर वापसी पे ए, और फिर यहाँ पे कंप्लीट वाइब्रेशन में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस सॉरी हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4a, तो 4 टाइम्स ए हो जाएगा। और अगर मैं यहीं पे बात करता कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों, क्योंकि वो जहाँ से वो स्टार्ट किया था वहीं वापस खड़ा है, उसकी स्टार्टिंग और इनिशियल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 हो जाएगा। इसको मैं फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ।
इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं सवाल को, कि अगर मुश्किल सवाल आएगा तो वो किस तरह का आ सकता है। एक तरफ मैं लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मोशन को स्टार्ट करता है स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, और एक तरफ हम देख लेते हैं कि अपनी मोशन को स्टार्ट करता है स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम। तो क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम। इस सूरत हाल में क्या होगा, पहले नंबर पे हम कहते हैं कि 1/4 वाइब्रेशन उसने की है, फिर उसने हाफ वाइब्रेशन की है, हाफ वाइब्रेशन के बाद उसने 3/4 वाइब्रेशन की है, और फिर उसने कंप्लीट वाइब्रेशन की है। तो जब मीन से स्टार्ट करता है तो हाफ वाइब्रेशन का क्या आंसर आएगा, जी हाफ वाइब्रेशन में क्या आंसर आएगा। 1/4 वाइब्रेशन में क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन। मैं यहाँ पे उसकी मोशन को मीन से स्टार्ट कर लेता हूँ, जी यहाँ से वो चला है 1/4 वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ तक आया है, तो एम्पलीट्यूड उसका ए हो जाएगा ना। तो एक एम्पलीट्यूड उसने कवर किया है। हाई वाइब्रेशन में उसने क्या किया है कि यहाँ से यहाँ गया है और फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गया है, तो हाई वाइब्रेशन में उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। 3/4 वाइब्रेशन में उसका डिस्प्लेसमेंट अगेन ए हो जाएगा, और कंप्लीट वाइब्रेशन में डिस्प्लेसमेंट अगेन कितना हो जाएगा, ज़ीरो। अब है स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम। अगर वो एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो एक्सट्रीम से स्टार्ट करते वक्त देखिएगा क्या होता है। अब अपनी मोशन को यहाँ से स्टार्ट करता है जहाँ मैंने स्टेरिक बनाया है, तो अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जब वो आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट ए हो गया, ये होगी 1/4 वाइब्रेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो हाफ वाइब्रेशन में वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2a। और थर्ड में उसने क्या किया है, वो यहाँ से यहाँ तक आया है और वापस इस जगह पे आ गया, तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ए रह जाएगा। और अगर अब मैं बात करूँ कि कंप्लीट वाइब्रेशन में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है कि वो मीन से स्टार्ट कर रहा है या एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है। तो ये सारी बातें थी किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर मैं यही सवाल करूँ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस के लिए यहाँ पे मैं ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ। सारे डिस्प्लेसमेंट, हाँ 1/4 वाइब्रेशन के लिए ए होगा, हाफ वाइब्रेशन के लिए 2a होगा, 3/4 वाइब्रेशन के लिए 3a होगा, और कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए कितना होगा, 4a। सिमिलरली इधर अगर आप देखें, इधर अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो इधर भी वही होगा, 1/4 के लिए a, हाफ के लिए 2a, 3/4 के लिए 3a, और इसके लिए 4a। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस के ऊपर कोई असर नहीं होता, हमेशा असर जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर असर होता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली वो क्या है, नोट ये करने वाली चीज़ है कि अगर आप गौर से इसे देखें ना, तो हमें एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है कि जब 1/4 वाइब्रेशन हो और 3/4 वाइब्रेशन हो, इन दोनों सूरत हाल में क्या नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट सेम है। किसके लिए बोला, 1/4 वाइब्रेशन के लिए और 3/4 वाइब्रेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है। आप देख सकते हैं कि 1/4 वाइब्रेशन में डिस्प्लेसमेंट ए है, 3/4 में भी ए है, इधर भी ए है और इधर भी है। तो इस पे मैटर नहीं करता कि वो उसने मोशन को एक्सट्रीम से स्टार्ट किया या मीन से। हाँ 1/4 वाइब्रेशन की है, 3/4 वाइब्रेशन की है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, सेम। कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए भी डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। फ़र्क कहाँ पड़ता है, फ़र्क पड़ता है सिर्फ हाफ वाइब्रेशन में। हाफ वाइब्रेशन में ही चेंजिंग आती है। जब आप मीन से स्टार्ट करें या एक्सट्रीम से स्टार्ट करें तो चेंजिंग सिर्फ किस में आनी है, हाफ वाइब्रेशन में ही आती है। तो ये चीज़ है जो आपने देखनी है वाइब्रेटरी मोशन के लिए। अगला जो हम कंसेप्ट है वो देखते हैं कि सर्कुलर मोशन के लिए, अगर सर्कुलर मोशन पे बॉडी मूव करती है तो उस सूरत हाल में हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यूज़ आती हैं इन केस ऑफ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के लिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहली जो मैं हेडिंग यहाँ देता हूँ वो क्वार्टर सर्कल के लिए दे लेता हूँ।
क्वार्टर सर्कल मोशन किया है, सर्कल कोई ऑब्जेक्ट है उसने क्वार्टर सर्कल मोशन की है, तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करता हूँ और उस सर्कल के अंदर हम क्वार्टर सर्कल से क्या मुराद लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ए से वो बी पे आ गया। अब उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो तो आपको इस कर्व पाथ से नज़र आ रहा होगा कि इसका डिस्टेंस है, इसे आप एस का नाम दे लें। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ रेड के साथ, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है जो रेड एरो से मैंने शो किया हुआ है। अब सवाल ये है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर उसका सर्कल का रेडियस आर है तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड करनी है। तो जी कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस तो हमें नज़र आ रहा है कि वो कितना होगा, एस है, और एस को हम कैसे फाइंड करते हैं, उसने अगर क्वार्टर सर्कल सॉल्व किया ना तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल को हम डिवाइड कर देते हैं किस पे, 4 पे, क्योंकि चौथा हिस्सा कवर किया है। और सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, और इसको जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, पाई आर बाई 2 आंसर आ जाएगा। ये आ गया उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। अब यार डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करें, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बन रही है, मैं यहाँ पे रेड कलर की एक ट्रायंगल आपको मेंशन कर देता हूँ कि जो ट्रायंगल यहाँ बन रही है उसका हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। इसको मैं बाहर बना देता हूँ, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे हमने फाइंड करना है, ये आर है और ये वाली जो चीज़ है ये हमने फाइंड करनी है। तो जिसको जब हम इसको फाइंड करने लगेंगे, इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं, इसे हमने फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 2r स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू आर। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, डिस्टेंस आ चुका है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक का जो चेंज आया है वो क्या आ चुका है, डिस्टेंस। इसको मैं डिस्टेंस का नाम देता हूँ। ये हमारे पास सॉरी डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, √2r आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो हमसे अगर रेशो पूछ ले कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो फाइंड करें, एस ओवर डी फाइंड करें, तो क्या फाइंड करेंगे, एस की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई आर बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट हमने कितना फाइंड किया, √2 इंटू आर, तो आर से आर कैंसिल होगा, तो पाई बाई 2 इंटू √2 आ जाएगा। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो आ गई। और अगर यहीं से हमसे वो पूछता कि डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की रेशियो क्या आएगी, तो क्या करेंगे, 2 इंटू √2 ओवर पाई आ जाएगा। तो ये एक मेथड है कि अगर आपको क्वार्टर सर्कल दिया हो तो आप कैसे यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप हमेशा सर्कमफेरेंस का यूज़ करेंगे। जब भी कभी डिस्टेंस फाइंड करना होगा, सर्कमफेरेंस को देख लें कितने पार्ट्स पे डिवाइड करना है। सेमी सर्कल है तो 2 पे डिवाइड कर दें, 3/4 सर्कल है तो उसी तरह आप उस पर भी डिवाइड कर देंगे। 3/4 सर्कल है तो आप किस पे डिवाइड करेंगे, 3/4 पे डिवाइड करेंगे तो वो 4/3 बन जाएगा। तो जितना भी होगा आपने उसी पे डिवाइड करना होता है। हाफ सर्कल है तो हाफ पे डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब भी आपने कभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तो आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखेंगे, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखने के बाद ही आप आइडिया लगाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट किस मेथड से फाइंड किया जा सकता है। अगर वो एम्पलीट्यूड है जैसे पिछले केस में था तो आप सिंपल एम्पलीट्यूड को ऐड करते जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर सर्कल है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर सेमी सर्कल होता तो सेमी सर्कल वाले केस में क्या होना था, अगर यहाँ से यहाँ तक बॉडी मूव करती तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना आना था, एक आर यहाँ वाला और एक आर यहाँ वाला, तो अब सिंपल 2r उसका डिस्प्लेसमेंट होना था। तो इस तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वार्टर सर्कल के लिए मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। अगर मैं कहता हूँ कि 3 क्वार्टर सर्कल मूव किया है, इसी केस को अगर मैं 2 क्वार्टर के लिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, सेमी सर्कल के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सेमी सर्कल के लिए सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, जी सेमी सर्कल के लिए सॉल्व करते हैं। सेमी सर्कल कह लें या 2 क्वार्टर कह लें, इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे।
आप सिंपल देख के बता सकते हैं कि क्वार्टर सर्कल में ऑब्जेक्ट ए से बी पे आया ना, तो एस कितना होगा। एस बहुत सिंपल है, 2πr/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो πr आ जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक रेडियस ये वाला है और एक रेडियस ये वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, r प्लस आर कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। तो अगर रेशो लेनी है तो s/d की, तो क्या आ जाएगी, πr/2r, तो r से r कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, π/2। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की रेशो लेनी है तो क्या आएगा, 2r/πr, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/π, या यहीं से आप उसका रेसिप्रोकल ले लेते। तो ये सेमी सर्कल के लिए सॉल्व हो गया। अब मैं जल्दी से स्पीड के साथ 3/4 सर्कल के लिए सॉल्व कर देता हूँ। 3/4 सर्कल या 3/4 के लिए सॉल्व करते हैं। तो मेथड बिल्कुल वही है जो आपने क्वार्टर सर्कल के लिए सॉल्व किया था, और ये आपको कंसेप्ट भी मैंने पीछे बताया है कि जो क्वार्टर सर्कल के लिए आंसर होते हैं डिस्प्लेसमेंट के, वही किसके लिए होते हैं, 3/4 सर्कल के लिए होते हैं। अब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से मूव करा है और इस तरह से वो मूव करता हुआ इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे आ गया, तो उसने सर्कुलर पाथ को कंप्लीट फॉलो किया है। ये मैंने यहाँ पे इसको, ये पाथ बिल्कुल ऊपर बनेगा, इस तरह वो फॉलो करता हुआ आ गया, ग्रीन पाथ को फॉलो करता हुआ आ गया, ये है। तो अब उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2πr है ना, 2πr को डिवाइड कर देंगे कितने पे, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया अभी तक, उसका 4/3 पाथ ऑफ द सर्कल कंप्लीट किया ना। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3πr/2। इसको आप सिंपल मेथड से भी कर सकते थे कि πr हाफ सर्कल के लिए हो गया, और आगे कितना आना था, πr/2 आना था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3πr/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने डिवाइड 4/3 पे क्यों किया है, क्या 3/4 पे डिवाइड नहीं करना था, ये 4/3 पे डिवाइड करना था। सोचें इसके बारे में, 4/3 पे इस वजह से डिवाइड किया है कि उसने सर्कल का कौन सा हिस्सा कवर किया है, 4/3 किया ना, 4 हिस्सों में से 3 कवर किया, तो 4/3 लिखा। और जब मैं कहता था कि 2 पे डिवाइड करो, तब क्या था, 4 हिस्सों में से उसने 2 कवर किए होते थे। सेमी सर्कल के लिए हम क्या करते थे, सेमी सर्कल के लिए असल में ऐसे करते थे, 2πr है ना, तो यहाँ पे 2 पे डिवाइड करते थे। वो 2 पे क्यों डिवाइड करते थे, असल में वो 4/2 है, क्योंकि चौथे हिस्से का दूसरा कवर किया था, तो 4/2 उसका आंसर 2 आता था, तो इस वजह से कैंसिल होता था। तो ऊपर 4 ही आएगा हमेशा। अब नीचे है कि उसने कौन सा पार्ट कवर कर लिया है, तो जब उसने क्वार्टर सर्कल किया था तो 4/1 लिखा, पहला पार्ट कवर किया था। सेमी सर्कल के लिए 4/2, तो तीसरे हिस्से के लिए 4/3 3/4 के लिए, और चौथे हिस्से के लिए 4/4 आ जाएगा 1। तो 2πr को 4 पे डिवाइड करेंगे। अब आगे नीचे ये आएगा कि फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, तो इस तरह इसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो 3πr/2 इसका आंसर आएगा डिस्टेंस का। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट अगेन वही है, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी है, जो मैंने रेड से शो किया है, और ये आप जानते हैं कि कितना आता है, √2r, ये पीछे भी कैलकुलेट किया है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, √2r आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व करते हैं सर्कल के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसका एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम सेंटर O टुवर्ड A, देन मूव्स अलोंग AB। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम के बारे में सवाल है। कोई ऑब्जेक्ट है, वो A से, मैं डायरेक्शन बना देता हूँ रेड से कि वो कैसे कैसे मूव किया। यहाँ से स्ट्रेट लाइन गया है O से A के ऊपर, और A से फिर वो वापस आ गया B पे आ गया। यानी क्या, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम O, और O से वो फिर A पे गया, और O से फिर वो किस पे आ गया, B पे। देन मूव्स अलोंग AB एंड स्टॉप, B पे जाके वो स्टॉप हो गया, B के ऊपर वो रुका हुआ है। अब उसका जो रेडियस है टोटल वो 100 मीटर है। रेडियस को मैं यहाँ रेड से मेंशन कर देता हूँ कि उसका जो रेडियस है वो कितना है, 100 मीटर।
क्वेश्चन ये है कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो डिस्प्लेसमेंट बताना है कितना कवर किया होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के दरमियान का फासला। इनिशियल और फाइनल के दरमियान कितना डिस्टेंस आ रहा है 100 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा 100 मीटर ही हो जाएगा। और अगर यहीं पे मैं सवाल कर लेता कि डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस के लिए ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 100 होना था, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होना था 2 × 100 स्क्वायर रूट। तो ये आना था 2 × 10 और ये 20 आना था। तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया हुआ टोटल 100 + 20, तो उसने कितना कवर किया 120 मीटर। क्योंकि उसने जो पाथ फॉलो किया है वो कर्व पाथ फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पे पाई आर का यूज़ नहीं करेंगे, वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करके गया है। तो ये वाला तो 100 ही होगा। ये तो समझ आ गया 100 क्यों है, क्योंकि रेडियस है। और सवाल ये है कि ये कैसे आया। तो ये हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 100 का स्क्वायर + 100 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा 2 × 100 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा कितना √2 × 100 बनेगा। जी अगर वो हमसे डिस्टेंस पूछे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक तो 100 आ गया, तो एक तो 100 आ जाएगा, प्लस आगे ये वाला जो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसे सॉल्व करें उसका रेडियस 100 है, तो 100 कितना होता है ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो 100 का स्क्वायर + 100 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आएगा 2 × 100 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा √2 × 100 आ जाएगा। अब √2 कितना होता है 1.4 होता है। 1.4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 140। तो अब 140 यहाँ ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 240 मीटर। तो इस तरह से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये 100 कैसे है ये तो समझ आ गया ना कि 100 उसका रेडियस है। और ये कितना होगा, ये इस तरह से कैलकुलेट करेंगे 1.4 × 100 आ जाएगा। इस तरह पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे, तो इसको फिर यहाँ ऐड करेंगे तो 240 मीटर उसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो यह है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। जी क्वेश्चन ये है, अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एज शोन, देन रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है, इसको आप सॉल्व करें। एक बॉडी है वो पॉइंट बी पे आती है, पॉइंट ए से मूव करके ए से बी पे गई है। तो आपने बताना ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो क्या होगी। इस सर्कल के रेडियस को आप आर मान लें, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो बतानी है कितनी होगी। तो इसका आंसर है π/2 × √2। और अगर आपको इस क्वेश्चन को इसका सोल्यूशन देखना है तो वापस इसी स्लाइड पे मैं आपको ले जाता हूँ कि ये मैंने कैसे सॉल्व करके दिखाया था। ये देखें यहाँ पे π/2 × √2 है। तो यहाँ पे आपने इसका सोल्यूशन आप रिवाइज़ करके देख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको चेक करेंगे कि आपको सॉल्व करना आता है कि नहीं करना आता।